हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हो और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आज का हमारा ये सेशन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट। इसमें हम जो आपका चैप्टर है सेल, इसको कंप्लीट वन शॉट में कवर कर देंगे, जिसमें हम सेल के बेसिक जो जो उसके स्ट्रक्चर्स है, साइज है, शेप जो भी है, वो सब कुछ आज देख लेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा। तो बच्चों, पहला पॉइंट ही ये उठता है कि व्हाट इज सेल, है ना। ये सेल है क्या। हम बात करें, जैसे आप घर में रहते हो, आपका जो घर है वो छोटी छोटी पत्थर से, ब्रिक से मिलकर बना है, तो उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हमारी सेल में बहुत बेसिक फंक्शंस चलते रहते हैं। ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फूड का डाइजेशन, ये सारी सब चीजें कहाँ पे होती हैं। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सेल के अंदर ही होती हैं। तो सेल की डेफिनेशन हो गई, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम बोले बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम आगे बात करें कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी कंप्लीट सेल से मिलकर बनी है। अगर हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो ऑर्गन सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा बनता कैसे है, ऑर्गन से मिलकर बनता है। ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ होता है, टिश्यू से मिलकर, और टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। इसी तरीके से हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। यही ऑर्गन कंप्लीट क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हम बात करें एक सेल की, तो एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको दिखाया गया है। एनिमल सेल आपको दिखाई गई है, जिसके बाहर आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपका ऐसा पोर्शन होता है सेल का जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो लिविंग पार्ट होता है सेल का। ठीक है, और उसके अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। और न्यूक्लियस की भी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसी तरीके से हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर बाउंड्री होती है जो रिजिडिटी देती है, दैट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल का फीचर है। साथ ही साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल मिलता है, हम एनिमल्स में ये नहीं मिलता है। और बात करें सेंट्रल वैक्यूल की, तो प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में होती है तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, आगे हम बात करें टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी कंप्लीट बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड गिव एग्जाम्पल्स। तो बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नाम से ही पता लग रहा है मल्टी मतलब पूरी बॉडी बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके फंजाई, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए। बस फंजाई में एक एक्सेप्शन है, देते हैं जीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है। बाकी अदर फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, हम बात करें डिस्कवरी की, कि कैसे हमें पता लगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में, पर उन्होंने जो सेल देखी वो डेड थी। ठीक है, अपने फिर उसके बाद आए थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कहाँ पे, पॉन्ड वाटर में। इसके आगे हम डिस्कवरीज को देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके बाद
पुरकिंजे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्या दिया था, यूज किया था इन 1839 में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यूज में, आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को टर्म को किसने यूज किया था, पुरकिंजे साइंटिस्ट ने किया था इन 1839 में। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, जो सेल के अंदर लिविंग मैटर होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। लिविंग मैटर की बात करें तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलता है और उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें सेल थ्योरी की, तो 2 साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन एंड स्वान। इन्होंने 1839 में क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जो स्क्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे और जबकि स्वान एक जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी। क्या है ये सेल थ्योरी कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन लिविंग बींग्स। इन्होंने क्या बोला था कि हर एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। पर मॉडिफिकेशन हुआ था सेल थ्योरी में, जिन्होंने किया था रुडोल्फ विर्चोव ने इन 1855 में। अगर क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज या हु गिव सेल थ्योरी, तो उसमें स्क्लीडन एंड स्वान ही आएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि who did modification in cell theory, तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चोव ने इन 1855 में। इन्होंने क्या बोला था कि सेल से मिलकर तो हर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, पर जो न्यू सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल्स बनाती रहती है, तो मतलब जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। बाकी सारी सेल थ्योरी सेम ही है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, बस ये पॉइंट नया रुडोल्फ विर्चोव ने ऐड किया था। ठीक है, हम बात करें अब साइज ऑफ सेल की, तो डिफरेंट साइज मिलते हैं सेल की। सबसे लार्जेस्ट सेल हम एनिमल्स में है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर प्लांट की बात करें तो एसिटाबुलेरिया जो कि एक एल्गी है, वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। ठीक है, अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो एनिमल्स में जो नर्व सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। अगर प्लांट की बात करें तो हेम्प फाइबर क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। सबसे स्मॉल सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो सेल का भी डिफरेंट शेप मिलता है। कोई राउंड होती है, कोई लॉन्ग होती है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई पॉलीहेड्रल है, कोई इस टाइप की डिफरेंट शेप्स मिलती है। इलोंगेटेड और ब्रांच सेल आपकी देखने को मिलती है नर्व सेल, और कॉलमनर सेल आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स है जिनका काम है एब्जॉर्प्शन करना। स्पिंडल शेप में मिलेगी स्मूथ मसल सेल्स। पॉलीहेड्रल है आपकी फैट सेल, और डिस्कॉइडल आपकी रेड ब्लड सेल्स है, जिसको आरबीसी बोला जाता है, वो कैसी होती है, डिस्कॉइडल होती है। पॉलीगोनल बोला जाए तो लिवर सेल्स है। ओवल हेड विद टेल, यानी स्पर्म सेल कैसा होता है, जिसका ऊपर का कैप होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप में होता है, जबकि उसकी जो टेल होती है वो मूवेबल होती है। स्पेरिकल सेल है आपकी एग सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप मिलेंगे सेल के, तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में 3 मेन फीचर्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये हर एक सेल में मिलेगा, चाहे यूनिसेलुलर सेल हो या मल्टीसेलुलर सेल हो, उसके अंदर ये 3 फीचर जरूर मिलेंगे। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, उसके अंदर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। If we study a cell under microscope, we would come across 3 features in almost every cell. मतलब हर एक सेल के पास ये 3 चीजें होंगी ही होंगी। मैंने आपको ये बता ही दिया प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ये लिस्ट है। न्यूक्लियस के पास देखा जाए तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके पास भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, उसके अंदर भी लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोलस मिलेगा और क्रोमेटिन फाइबर्स मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल की बाउंड्री बनाता है जो कि डिफरेंट मटेरियल को सेल के अंदर या बाहर आने के लिए परमिट कर। देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल होती है, हर एक मटेरियल को सेल के अंदर नहीं आने देती, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही सेल के अंदर आ सकते हैं।
It is the outermost covering of the cell that separate the content of cell from external environment. ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है ये और मोस्टली ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी लिपिड एंड प्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है जिसमें प्रोटीन्स मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे, है ना। फॉस्फोलिपिड बाय स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं कुछ, एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की सरफेस की तरफ कुछ प्रोटीन मिलेंगे, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन मिलते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है सेल में, डिफ्यूजन भी होता है, ऑस्मोसिस भी होता है। एक जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो दोनों सेम ही है, बट ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात की जाती है कि किसी भी सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, जबकि डिफ्यूजन क्या है, वही चीज है बट वाटर के रेस्पेक्ट में नहीं, किसी के भी रेस्पेक्ट में बात कर सकता है, किसी सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात कर सकता है, किसी अदर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात कर सकता है। पर जब वाटर का मूवमेंट देखा जाए तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन और है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, दो टाइप का ऑस्मोसिस पढ़ेंगे हम, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर डिफ्यूजन को हम देखें, cell membrane allows small substance such as oxygen, carbon dioxide to pass through by diffusion। मैंने आपको बताया जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है ना, तो वो कैसे डिफरेंट गैसेस को मूव होता है, इनके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये मूव होते हैं। हम बात करें कि सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे आती है, तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सेल के अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, जबकि सेल की बात करें तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू सेल में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट या सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये बाहर आ जाती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से डिफरेंट गैसेस का सेल के अंदर या सेल के बाहर मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होगा, हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा और हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में ही इसको देखा जाएगा। Osmosis can be defined as the diffusion of water or solvent across semi-permeable membrane from a region of its high concentration to the region of its low concentration। ठीक है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ वाटर का क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, ठीक है, दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस मतलब वाटर का मूवमेंट अंदर होना किसी के अंदर। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ सेल, है ना। और एक्सो ऑस्मोसिस मतलब जब सेल के बाहर वाटर का मूवमेंट होगा। एक्सो ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल और सिस्टम। ठीक है, एंडो मीन्स सेल के अंदर आना या किसी सिस्टम के अंदर आना, एक्सो मीन्स सेल से या किसी सिस्टम से बाहर जाना। ठीक है, आगे हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही मिलेगी, एनिमल में नहीं मिलती है, ये रिजिडिटी देती है एक प्लांट सेल को। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम किसी एनिमल सेल को ऐसे बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन वाले किसी सिस्टम में डाल दें तो क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा और धीरे धीरे वो रिजिड तो होगी नहीं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो वो बस्ट हो जाती है। जबकि यही बात हम अगर प्लांट सेल के साथ करें तो प्लांट सेल में रिजिडिटी देती है, इसकी वजह से प्लांट सेल बस्ट नहीं होती है अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूशन में अगर प्लांट सेल को डाल दे तो। Cell wall permits the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external medium without bursting. In such media, the animal cells tend to take up water by osmosis. It causes swelling of animal cells due to swelling animal cell burst. यही बात मैंने आपको अभी बताई कि एनिमल सेल बर्स्ट हो जाती है अगर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए, पर प्लांट सेल या फंजाई या बैक्टीरिया सेल बर्स्ट नहीं होती है। ठीक है, डू नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड फ्रीली परमिएबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात हम कर ही चुके हैं। आगे हम देखें कि मेनली जो प्लांट में जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई में ये काइटिन की बनी हुई होती है और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका।
न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा और न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। अपने न्यूक्लियस के अंदर ही क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए मिलता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो न्यूक्लियस के बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलती है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ये मटेरियल को सेल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में या न्यूक्लियस तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। ईआर इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ओवल बैग वेसिकल्स, ठीक है। आगे हम देखें ईआर के फंक्शन को, तो ये नेटवर्क सिस्टम बनाती है, चैनल जिससे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का इधर से उधर। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजनस एंड ड्रग एंड ऑल्सो द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ईआर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर उनके ऊपर राइबोसोम्स मिलता है तो रफ ईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अगर ईआर के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने इन 1898 में, ठीक है। ये भी वेसिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बेसिकली जो भी मटेरियल ईआर में बन रहा है उसका मॉडिफिकेशन होना, जो भी ईआर में प्रोटीन या लिपिड्स बन रहे हैं उसका मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होगा, ठीक है। ये ईआर के बाहर यानी ईआर से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे ये स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus. इट एक्ट एज स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। बेसिकली पैकेजिंग का काम होता है यहाँ पे और मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग कहलाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं इसके अंदर जो कि हमें किसी भी फॉरेन मटेरियल से बचाता है। साथ ही साथ जो सेल के अंदर कुछ भी ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो खराब हो गए हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम यही सेल ऑर्गेनल करता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू क्या बनता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर की तो आउटर मेम्ब्रेन मिलती है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है उसे क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। हम बात करें प्लास्टिड की जो कि एक प्लांट सेल का फीचर है। प्लास्टिड के बारे में देखा जाए तो प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्टिड। पहले हम ल्यूकोप्लास्टिड देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, वो व्हाइट कलर के या कलरलेस होते हैं। इट अकर इन प्लांट सेल्स नॉट एक्सपोज टू लाइट सच एज रूट एंड सीड। ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में मिलते हैं और लाइट से एक्सपोज नहीं होते हैं। एक्सपोज नहीं होने के कारण कहाँ मिलेंगे, या तो सीड्स में मिलते हैं या रूट्स में मिलते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, सिंथेसिस का काम करते हैं ऑयल एंड प्रोटीन का, ठीक है। अगर हम देखें क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्रोमो मीन्स होता है कलर, तो ऐसे प्लास्टिड जो प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं वो क्रोमोप्लास्टिड कहलाते हैं। जैसे फ्लावर का कलर है ना, अपने वेजिटेबल्स है वो डिफरेंट कलरफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट मिलते हैं। तो ये क्या है, कलर प्लास्टिड है। आर फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, है ना। ऐसे भी क्रोमोप्लास्ट है जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, तो जिनकी वजह से उनमें ग्रीन कलर आता है। वो कौन से क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट ही है ना। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर ही है ना। और सबसे बाहर इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे ग्रेना या ग्रेनम बोलते हैं। और ये क्या है, ग्रेनम
किससे मिलकर बने हुए होते हैं? थाइलॉइड से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, आपके डायग्राम आते हैं एग्जाम में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्लस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सेल डिवीजन की बात करें तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो आपकी सोमेटिक सेल्स में डिवीजन होते हैं उसे माइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। अगर मान लो ह्यूमन की बात करें, 2n नंबर 46 क्रोमोसोम है तो वो मेंटेन रहेंगे। आगे जो दो सेल्स बनेंगी माइटोसिस के थ्रू उसमें 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, 2n से n मेंटेन हो जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसके अंदर मियोसिस हो गया तो 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ठीक है, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, तो पहले हम माइटोसिस देख लेते हैं। इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स रिमेन सेम, मतलब सेम रहेगा। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है तो दोनों सेल्स जो बनी है डॉटर सेल्स उसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ तो इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर अगर इक्वल रहता है तो उसे माइटोसिस बोलते हैं। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उसकी स्पेशलाइज सेल में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, जिसके थ्रू क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। ठीक है, When a cell divides by meiosis, it produce 4 new cells instead of 2. अगर हम माइटोसिस की बात करें तो एक सेल से दो सेल्स बनती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। अगर मियोसिस की बात करें तो एक सेल से 4 सेल बनती हैं, उन चारों सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसी वन शॉट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।